सर ये बताइए कि व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन आर्मी टुडे? Actually, there's nothing wrong per se with the army. It's a wonderful organization even today. प्रॉब्लम है कि इसका पोटेंशियल जो है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और उसका कारण है लीडरशिप। अब इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम नहीं है ये कि एक्स जनरल ख़राब है या वाई कर्नल ख़राब है, ये बात नहीं है। ये आज के दिन हमारी जो लीडरशिप है वही है जो हमारे सिस्टम ने नर्चर करी है, जो खड़ी करी है। जैसी उनको आपने शिक्षा ट्रेनिंग दी है वैसे ही वो बने हैं, तो उनमें उनका कसूर नहीं है। तो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, सिस्टम एक प्रॉब्लम है, और ये जितना जल्दी दूर हो जाए अच्छा है। मेरा आपके साथ ये बात करने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं पॉलिटिशियन को कहूँ कि आप इसको ठीक कर दीजिए, या इवन कॉमन सिटीजन को मैं कहूँ आप ठीक कर दीजिए, क्योंकि उसके कारण है पॉलिटिशियन को कोई आइडिया नहीं है। चाहे वो आज की रूलिंग पार्टी है, चाहे वो कल की रूलिंग पार्टी थी, उनको कोई आइडिया नहीं है। हमारा पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ा है, इसमें जो पॉलिटिशियन आता है और रक्षा मंत्री या बनता है या प्रधानमंत्री बनता है, उसकी पुश्तों से उसका कोई सेना से लेना देना नहीं होता है। तो ये सोचें हम कि उनको कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नॉलेज होगा या उनके पहले से मिला हुआ नॉलेज होगा, वो नहीं होगा। उनको तो मोटे तौर पे बात पता होती है, जय जवान जय किसान, मतलब वो वाला लेवल है उनका, डीपर लेवल नहीं। जहाँ तक हमारा आम नागरिक है, वो अपने जीवन के संघर्ष में इतना बिजी है कि उसके पास इस काम का बीड़ा उठाने के लिए समय नहीं। तो ये फाइनली जिम्मेवारी आ जाती है मेरे और आप जैसों की, जो एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं कि हम कुछ ना कुछ अपने देश के लिए, अपने जिस सब्जेक्ट को हम जानते हैं उसके लिए अच्छा करें। तो ये मेरा एम है। एक ढंग से मुझे दुख भी होता है कि एक ढंग से क्रिटिसिज्म है, तो ये दुख होता है कि एक तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने मुझे सब कुछ दिया है उसका ये इनडायरेक्टली तो क्रिटिसिज्म हो ही जाता है, लेकिन कई बार ज़रूरी होता है। हमारे साथ ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी स्पष्ट सी दिख रही है। आप कुछ एक रीसेंट डिसीजंस अगर आप लो ना, तो वो आपको दिखा देंगे कि कुछ प्रॉब्लम है हमारे जो सीनियर हायरार्की है उसके थॉट प्रोसेस में, उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वॉरफेयर। अब जैसे अग्निपथ थी, हमने पहले भी इस पे एक बार पॉडकास्ट किया है, तो वो पूरे को दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि जो अग्निपथ है वो सैनिक के साथ धोखा है। सरकार ने धोखा किया है, उसको एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बना दिया है। दुनिया में किसी भी सेना में कोशिश किए रहती है, जो अच्छी सेनाएं हैं, कि उसके सैनिक लॉन्ग टर्म हो। तो 4 साल की जो सर्विस पीरियड है इसका कोई बेसिस नहीं है। पूरे दुनिया में जैसे यूएस आर्मी में लॉन्ग टर्मर होने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है, यूके आर्मी में इंसेंटिव दिया जाता है। तो हर कोई चाहता है, हर जो अच्छी सेना है वो चाहती है कि उसके पास सैनिक रहें। क्योंकि कई लोग यूएस आर्मी का जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भाई वहाँ पे भी तो इतना ही शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, पर मेरे एक मित्र हैं यूएस आर्मी में, तो वो बता रहे थे कि भाई ये ऐसा मतलब नहीं है कि वो पैसे बचाने के लिए ये लेके आए हैं। जैसे अग्निवीर जो है वो पैसे बचाने के लिए, उनकी तनख्वाह कम करने के लिए, पेंशन कम करने के लिए लाया गया, जबकि यूएस में इसलिए लाया जाता है कि भाई 3-4 साल या जो भी है आपको थोड़ा टेस्ट मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने उतावले नहीं होते आर्मी में जाने के लिए जितने भारत में होते हैं।
तो इसीलिए थोड़ा सा अगर 3-4 साल अगर उसको एक्सपोजर मिल जाए तो उसको मजा आ जाए तो वो भाई लॉन्ग टर्म भी स्टे कर जाए। तो वो इंसेंटिव लॉन्ग टर्म में स्टे करवाने के लिए शॉर्ट टर्म का लेके आए हैं। बिल्कुल सही बात है। ये वो तो रुकना नहीं चाहता, वो जो आम नागरिक है जब वो जवान होता है और उसका नंबर आता है, मतलब वो मिलिट्री सर्विस के लिए फिट होता है। बिल्कुल सही बात है। रैंड कॉरपोरेशन है उनकी जो इन बातों पे स्टडी करती रहती है, तो उसकी एक स्टडी है जिसमें वो कहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम है फर्स्ट टर्म एट्रीशन, व्हाट दे कॉल इज फर्स्ट टर्म एट्रीशन। जो आपको वो बात बता रहा था वही ये भी कह रहे हैं कि लगभग जो 20% हैं, मतलब जो हो जाते हैं, रिक्रूट हो जाते हैं, आके उनके एनलिस्ट हो गए, 20% तो ट्रेनिंग पे ही नहीं पहुंचते। 36% जो है वो बेसिक ट्रेनिंग फेल हो जाते हैं। तो आधे तो उनके जो बेसिक ट्रेनिंग पूरी हो रही है उससे पहले ही वापस चले जाते हैं। अब इनमें से कितने जानबूझ के फेल हो रहे हैं और कितने एक्चुअली फेल हो रहे हैं वो एक अलग विषय है। जो 50% बचता है उसको वो लोग इंसेंटिव देते हैं कि आप लंबे रहो, क्योंकि कोई भी स्किल सेट या कोई नॉलेज बेस ग्रहण करने में और उसको फाइन ट्यून करने में समय लगता है। और मैंने इस बारे में बहुत स्टडी किया है। ये मेरी जो ये बुक है फ्यूचर रेडी आर्मी, ये मैंने 2016 में लिखी थी और इसमें ह्यूमन रिसोर्स एक चैप्टर है। और मुझे पता है कि भी पेंशन एक बड़ा हमारे देश के बजट पे एक वज़न है और कोई भी सरकार चाहेगी कि वो कम हो, लेकिन उसको कम करने का ढंग है लेटरल इंडक्शन। भाई आप शुरू में एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस का वो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो अपने अपने भर्ती करें और उनको ऑफ़र करें फ़ौज को। उसके फ़ौज में वो 6-7 साल रह के वापस वहाँ चले जाएं और वहाँ सर्विस करते रहें। फ़ौज के अंदर भी लेटरल शिफ्ट हो सकती है कॉम्बैट आर्म से सर्विसेज में। तो एक मॉडल क्रिएट हो सकता था जो ऐसे डिग्रेडेशन जैसा अग्निपथ में हुआ है उसको डिग्रेड किए बगैर सोल्जर को अच्छा हो सकता। लेकिन इसमें अग्निपथ की जो स्कीम है ना, इसका मैं मिलिट्री लीडरशिप से क्यों लिंक कर रहा हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो जनरल मनोज नरावने हैं, उनकी किताब का जो कुछ अंक प्रेस में आए हैं उनमें से एक पूरा ही आ गया है वो तो पीडीएफ तो सब जगह जा चुकी है, आपने भी पढ़ ली है वो तो उसमें वो बात करते हैं जो मीडिया में बड़ा कोट हुआ था कि जी मैं गया था एज चीफ प्रधानमंत्री के पास, 2 हफ्ते हो गए थे मुझे चीफ बने और फॉर्मल मीटिंग, तो वहाँ मैंने उनको सजेस्ट किया कि फ़ौज में हम टूर ऑफ ड्यूटी पे कुछ सैनिकों को ले सकते हैं। लेकिन बाद में हमारे ऊपर ये एक बड़ा सरप्राइज सा हमारे को दिया गया जब वो अग्निपथ के रूप में आया। क्योंकि इन्होंने तो 8-10 हज़ार सोल्जर्स का वो किया था, सजेशन दिया था। और सरकार ने सारे ही 60 के 60 हज़ार जो इंडक्शन होता था हर साल उसका पूरा का पूरा भर्ती अग्निपथ से कर दिया। ओके, अब आप ना इसकी इसी बात को पढ़ो। वो कह रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी, मैंने तो कुछ हज़ार सैनिकों का बात की थी। अब वो चीफ है आर्मी का, उसको आर्मी का तो पता होना चाहिए कंप्लीटली। आर्मी का एक अंग है टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी में जो आम नागरिक है वो सैनिक के तौर पे आ सकता है छोटे ड्यूरेशन के लिए। आज के दिन जो सिस्टम है वो उसको साल में 3 महीने के लिए बुलाता है ट्रेनिंग के लिए, और जब एम्बॉडी हो जाती हैं टीए यूनिटें तो वो फिर कुछ साल के लिए भी रह जाता है। तो इनको रेगुलर आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी सजेस्ट करने के बजाय जनरल नरावने को क्या ये इतना भी नहीं पता था कि ये बात तो टेरिटोरियल आर्मी में पहले से हो रही है। वो जो कुछ हज़ार लोग हैं उनको आज के दिन भी आपके पास कोई 40-50 इन्फेंट्री टीए हैं। और जब देश आज़ाद हुआ था तो सब किस्म की टीए होती थी। अंग्रेज़ जब यहाँ से गया तो उस समय टीए में आर्मड भी होती थी, आर्टिलरी भी होती। तो आप अभी भी कर सकते हो, बाकी देशों में है ऐसा। अमेरिका में नेशनल गार्ड्स है, समथिंग लाइक टेरिटोरियल आर्मी। तो आप इनका वो जो टूर ऑफ ड्यूटी वाला अपना कंसेप्ट ये सोच रहे थे, बड़ा ब्रिलियंट कंसेप्ट है
और बड़ा नया कंसेप्ट है, और वो प्राइम मिनिस्टर को तो बस उसके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाएगी, वो इतने खुश हो जाएगा। ये कंसेप्ट तो पहले ही टेरिटोरियल आर्मी में था। तो वो अगर ऐसा ही इतना ही प्रधानमंत्री को खुश करना चाहते थे तो वो कहते भाई टेरिटोरियल आर्मी में हम इन सैनिकों को ले रहे हैं पहले, और बढ़ा देते हैं आप कहें तो। रेगुलर आर्मी का सत्यानाश क्यों कर रहे हैं आप? तो ये उनका लैक ऑफ नॉलेज दिखाता है ना। शुरुआत तो वहाँ से होती है ना इसकी। मतलब मैं तो सरप्राइज था, उन्होंने क्या लिखा, जो रीजनिंग भी था टूर ऑफ ड्यूटी का। उन्होंने कहा कि भाई जब भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी के, जब वो स्कूल कॉलेजेस में जाते थे तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो जिनको नॉलेज नहीं होता था आर्मी में कि किस तरीके का जीवन होता है, तो वो बड़े क्वेश्चन पूछते थे कि कैसा लाइफ होता है एक आर्मी ऑफिसर का और जवान का। तो वो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि हमको ये एक्सपोजर देना चाहिए ऐसे बच्चों को 3-4 साल के लिए। मतलब ये देखो कि क्या स्तर है एक। मैं तो सरप्राइज था कि अगली बार ये जो लोग उनको इंटरव्यू करते रहते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा उनसे ये पूछना भी आपको टेरिटोरियल आर्मी का पता था या नहीं पता था। हाँ। तो ये एक डिसीजन आप देखिए कितना अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन एक चीफ का है कि वो। और फिर ये बात कि भाई आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, आर्मी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। 2 साल 3 साल में हम अपनी पोस्ट से हट जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं। चीफ है तो 2-3 साल में रिटायर हो जाएगा। उसके पास ये ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है उस 2-3 साल के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन उसके ही इज कस्टोडियन ऑफ इट। तो वो जो भी बात करे वो कम से कम पहले अपने जो उसके 7 आर्मी कमांडर्स हैं, उसके PSOs हैं, कम से कम उनसे तो जिक्र करे कि भाई मैं जा रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर से मिलने, तो क्या इश्यूज मैं उठाऊँ, और मैं ये इशू सोच रहा था उठाने की, तो क्या मैं ये इशू उठाऊँ। वो एज ए इंडिविजुअल थोड़ा ही मिल रहा है, वो एज चीफ मिल रहा है, चीफ ऑफ द आर्मी प्राइम मिनिस्टर से। तो उसको अपना लेवल पता होना चाहिए कि किस लेवल पे उसको बात करनी है। उसके इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस आर आउट। ट्रू। तो ये फिर आप ले लीजिए ये जो लाइट कमांडो बटालियन जिनको भैरव कहते हैं, मोटे तौर पे मैं बताऊं, इसकी तो सब जगह तारीफ ही हो रही है। तारीफ कौन कर रहा है? जिनको कुछ ट्विटर पे। हाँ, ये तो बहुत है आजकल, भाड़े पे भी बहुत मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जिनको वॉरफेयर का कुछ पता ही नहीं है। तो अपने व्यूअर्स को मोटे तौर पे मैं समझा दूं। वॉरफेयर 3 लेवल्स पे कंडक्ट की जाती है मोटे तौर पे। कई बार ये लेवल इंटरचेंज भी हो जाते हैं, मर्ज भी हो जाते हैं। एक है स्ट्रेटेजिक लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल का मतलब है नेशनल लेवल आप कह सकते हैं, जिस पे नेशनल मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप इंटरफेस करते हैं। ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है कि अगर हमें लड़ाई करनी है एक्स से तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। उसके लिए रिसोर्सेज मिलिट्री उसका जवाब देती है कि भी अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव लेना है तो मिलिट्रीली हमारे को ये रिसोर्सेज चाहिए। तो उसके बदले में फिर वो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट अपना एनालिसिस करती है कि क्या वो इतने रिसोर्सेज दे पाएंगे या नहीं, और अगर वो दे पाते हैं तो वो कमिट करते हैं फ़ौज को कि हाँ जी हम आपको ये दे देंगे, और उसके बेसिस पे फ़ौज कहती है कि हम ये ऑब्जेक्टिव आपको पूरा करके देंगे। दैट इज़ स्ट्रेटेजिक लेवल। और उस हिसाब से फिर वो जो टॉप हायरार्की है वो मिलिट्री रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करती है कि अच्छा भी उधर ये इतनी फोर्स उधर ही। दूसरा जो बीच का लेवल है उसको कहते हैं ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशन लेवल की अगर आप हिस्ट्री देखें तो नेपोलियन से शुरू होता है, जब नेपोलियन ने कोर्स एक फॉर्मेशन कोर लेवल फॉर्मेशन खड़ी की थी जो अपने आप में एक कैंपेन लड़ सकती थी। तो वो एक थिएटर में एक कैंपेन। तो अगर आप इन्हीं चीज़ों को अपने हरियाणा कह रहा हूँ तो अपने भारत के संदर्भ में देखें तो नदर्न कमांड जैसे हमारी है वो एक थिएटर है, वेस्टर्न कमांड का एक थिएटर है, सदर्न कमांड का एक थिएटर है, ईस्टर्न कमांड ऑफ आर्मी इज़ ए थिएटर, मैरीटाइम नेवी का एक थिएटर हो जाता है। तो
इसमें वो जो कमांडर होता है उसके पास अलग अलग किस्म के ऑब्जेक्टिव्स के लिए अलग अलग किस्म की फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स है जिसको कहते हैं स्पेशल फोर्स। अब ये स्पेशल फोर्स जो हैं ये लाइट इन्फेंट्री है, बेसिकली ये लाइट इन्फेंट्री है, लाइटली इक्विप्ड इन्फेंट्री है, ट्रेंड स्पेसिफिकली फॉर अ पर्पस। मतलब एक किस्म के काम, कोई तो जैसे भारत में है कोई फोर्स है जैसे एनएसजी है, वो काउंटर टेररिज्म, काउंटर हाईजैक, ऐसे काम अगर कहीं एयरक्राफ्ट हाईजैक हो गया तो एनएसजी वाले कार्रवाई करेंगे। जैसे बॉम्बे में हमला हुआ था तो एनएसजी वालों को भेजा गया था जब ताजमहल पे वो टेररिस्ट आगे घुस गए थे। फौज की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनका काम है दुश्मन के अंदर वाले हिस्सों में जाके एक्शन लेना और दुश्मन के जो कॉम्बैट एरिया जिसको कहते हैं उसमें एक्शन लेना। वो दोनों जगह एक्ट करने के केपेबल होती हैं। तो ये ऑपरेशनल लेवल कमांडर को आमतौर पे बांट दी जाती है। तो जैसे अगर भारत का किसी, मान लो पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, तो नदर्न कमांड आर्मी कमांडर को चीफ दे देगा कि अच्छा भाई ये स्पेशल फोर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है इतनी मात्रा में, आप अपना इस्तेमाल करना चाहो कर। तो जैसे पाकिस्तान में कहीं, जैसे मान लो कारगिल का ऑपरेशन था, तो वहाँ पे LAC क्रॉस करना है, LOC क्रॉस करना है, तो उधर क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ पे कुछ ऑपरेशन करना है? नहीं, जैसे खपालू का एयरफील्ड अगर आपको कैप्चर करना है तो स्पेशल फोर्सेस और पैरा रेजिमेंट का इस्तेमाल होता। अच्छा। जो या गिलगित के पास जहाँ पे ये जो चाइनीज़ हाईवे आता है उसको कट ऑफ करना है आपको कहीं पे, उनका इस्तेमाल होता। तो मतलब कोई भी वो क्रॉस कर सकते हैं ना बॉर्डर? वो तो हाँ, उनके पास वो ट्रेंड होते हैं बाई एयर इंसर्शन के भी, पैराट्रूपर इसीलिए। हाँ, तो वो पैराट्रूपर के भी होते हैं, वो पैदल भी जा सकते हैं, फिजिकली फिट होते हैं सारे, बहुत अच्छे। तो वो फोर्सेस होती हैं। जहाँ तक टैक्टिकल, तीसरा लेवल है टैक्टिकल, जिस पे एक्चुअल क्लोज कॉम्बैट कंडक्ट किया जाता है। आमतौर पे डिविजन्स जो हैं वो ये भारतीय सेना की जो डिविजन्स हैं, अदर आर्मीज आल्सो डिविजन्स हैं जो टैक्टिकल बैटल्स करती हैं। कोर हाईएस्ट फॉर्मेशन है जो टैक्टिकल बैटल्स करती। इसमें होता है ऑब्जेक्टिव के ऊपर हमला किया जाएगा, उसके अंदर आर्टिलरी ये सारे इकट्ठे होके वो कार्रवाई करेंगे। तो बेसिकली अगर आप इसको मोटे तौर पे देखो तो ये फायर एंड मनूवर जो होता है वो टैक्टिकल लेवल पे होता, तो ऑपरेशन लेवल पे भी है, बट इट इज़ मोर प्रोमिनेंट एट टैक्टिकल लेवल। जैसे कारगिल में था, हाँ, कि एक तरफ से फायर हो रहा है, दूसरी तरफ से मूव हो रहा है, फिर बदली हो गया, वो मूव करने वाले रुक गए तो वो फोर्स गन थी जैसे वो चला दी, फिर इधर मूव कर दिए। हाँ, ताकि पोजीशन वो ना हो, और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है टैक्टिकल की, भाई हमको ये पीक क्लेम करनी है। हाँ, वो खैर दोनों मर्ज हो गए क्योंकि स्ट्रेटेजिक वर्सेस एंड टैक्टिकल दोनों एक हो गए। हाँ, तो ये है कि ये दोनों एलिमेंट इंटरचेंजेबल होते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टैक्टिकल लेवल पे, दुनिया में कोई भी आर्मी इतनी अमीर नहीं है, कोई भी देश इतना अमीर नहीं है कि वो टैक्टिकल लेवल पे एक टुकड़ी को हमेशा रिजर्व ही रखे। इंटरचेंज होता है, अभी वो हमला कर रहे हैं, अगली बार हो सकता है वो रिजर्व में चले जाएं। लेकिन ऐसा होना कि भाई वो अलग अलग के ना, हमले करने वाले तो ये हैं, डिफेंस करने वाले तो ये हैं, और इनके पास ये जो रिजर्व है ये, ऐसा नहीं। मतलब ये बड़ी अमीर सेना होगी जो ऐसे काम करे। अब ये जो, जब आप इसको देखते हो भैरव को, अब हम आते हैं भैरव पे, ये जो लेवल्स देख के, SF सबके पास हैं। जैसे हमने बात की है अमेरिका का, जब अब ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को निकाल के लाए तो उनकी वो डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स, वो लोग काम कर रहे थे। उनके पास एक रेंजर रेजिमेंट है जो देश की सरकार बदलवानी हो, मान लो अगर कल को वो क्यूबा में एक्शन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली रेंजर्स हैं जो वहाँ जाएंगे और हवाना को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब भैरव उस लेवल पे नहीं है, हमारी SF भी उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि वो एक हैवी फोर्स है। हमारी पैरा ब्रिगेड है जो हम कह सकते हैं कि उस लेवल की हो सकती है। लेवल इन व्हाट सेंस?
उतनी कैपेबिलिटी कि उसके पास कितनी क्या काम करने की क्षमता है। तो उसमें नंबर्स के उससे आप बात नंबर्स की भी बात होती है, उसके पास इक्विपमेंट क्या है उसकी भी बात होती है, उसकी खुद की जो अपनी स्ट्रेंथ है वो कितनी है उसकी बात होती है। तो वो जो है वो जैसे उनकी रेंजर रेजिमेंट है उसके बराबर का अगर आप देखो भारत में तो एक ब्रिगेड दिखेगी आपको, भी एक ब्रिगेड होनी चाहिए ऐसी, उसी हिसाब से इक्विप्ड, उसी हिसाब से ट्रेंड, क्योंकि वो बाई एयर भी इंसर्ट हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे वो नहीं है, सिर्फ पैरा ब्रिगेड है जो बाई एयर इंसर्ट हो सकती है। और ये जो है उसके बाद आता है, अब जैसे पाकिस्तान ने बना रखी है लाइट कमांडो बटालियन, जो वो हर एक कोर को उन्होंने एक एक बांट रखी है। वो जो है नाम के लिए कमांडो बटालियन, एक्चुअली वो रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन है। अच्छा। लगभग 700 के आसपास उसमें सैनिक होते हैं, उनके पास वही हथियार स्पोर्ट की करने के भी और इंडिविजुअल वेपन्स भी वही हैं जो एक इन्फेंट्री बटालियन में होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको आप आमतौर पे इन्फेंट्री को ना खाली नहीं रखा जाता। ये सब दुनिया की, मैं वही बातें कर रहा हूँ जो सारी दुनिया में होती हैं, ऐसी कोई विशेष बात मैं नहीं बोल रहा हूँ जो सिर्फ भारत में होती होगी, मुझे पता भी नहीं, भाई मैं तो फौज से आए बरसों हो गए। ये जो है कि इन्फेंट्री को आप खाली नहीं रखते कि अच्छा तुम बैठ जाओ आराम करो, तुम्हें काम बताएंगे तब जाना। वो जब ऑफेंसिव एक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई ज़मीन होल्ड कर रहे हैं, वो कोई ना कोई जगह है जिसको वो डिफेंस में बैठे हैं, खाली नहीं बैठे हैं कि तुम बैठो आराम करो अपना मालिश करो फिर तुम्हें लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इतनी इन्फेंट्री किसी आर्मी के पास नहीं होती है। वही मैं कह रहा था कि टैक्टिकल लेवल पे अनकमिटेड फोर्स नहीं होती, वो बड़ी अमीर फौज होगी जो। तो ये जो इन्फेंट्री है पाकिस्तान वाला जो लाइट कमांडो बटालियन है, ये एक तरह से वो थोड़े से इतने लेविश हैं कि भाई उन्होंने एक यूनिट कोर लेवल पे अनकमिटेड रखी हुई है। आज तक उन्होंने ऐसा कोई विशेष झंडा नहीं गाड़ा है कि वहाँ पे उन्होंने ऐसा कमाल कर दिया हो। क्यों? इसका कारण है जो भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है वो लॉक्ड है। लॉक्ड का मतलब है कि दोनों तरफ ऑब्स्टेकल बने हुए हैं, दोनों तरफ बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट है। इन दोनों फोर्सेस के बीच में उनका ऑब्स्टेकल और हमारे ऑब्स्टेकल के बीच में कहीं पे 1 किलोमीटर कहीं पे 5 किलोमीटर का ही गैप है, इससे ज़्यादा गैप कहीं नहीं है। अब ये जो पाकिस्तान की लाइट कमांडो बटालियन है ये लगभग इसी में काम कर सकती है। इससे अंदर जाना है तो उनका SSG है, जैसे हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं वो SSG कहते हैं, वो आएगा। लगभग ऐसा ही काम हमारे वालों का। तो उनकी LCB जो है वो इस 5 किलोमीटर डेप्थ वाले एरिया में ही काम करेगी, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया हो चाहे वो LOC का एरिया हो, कश्मीर वाला। इसके अंदर अगर आप ऐसी फोर्स बना दोगे कि वही काम करेगी तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है। और ये है जिस पे मेरा क्रिटिसिज्म है, अपनी जो ये भैरव है इसका मेन क्रिटिसिज्म मेरा वो है। देखिए कोई भी व्यक्ति वो काम के लिए तैयारी करता है जिस काम करने का उसको मौका मिलेगा। पहलवानी वो तभी करेगा ना जब उसको पहलवानी करने का मौका मिलेगा, नहीं तो वो कहेगा, अगर उसको आप बोलोगे भी तू अब पुलिस में आ गया है, तेरा काम तो सिर्फ ट्रैफिक संचालन करना है, तो वो उस काम को भूल जाएगा। अब इन्फेंट्री के अंदर एक ऑफेंसिव स्पिरिट रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जब डिफेंस में भी बैठी है तब भी उसकी टुकड़ियां बाहर जाती रहें पेट्रोलिंग पे, एम्बुश लगाने के लिए, इस फॉरवर्ड जोन को, ये जो 2 ऑब्स्टेकल्स के बीच है इसको डोमिनेट करने के लिए एम्बुश, रेड, पेट्रोलिंग वो करें। क्योंकि इससे ना वो नहीं तो वो बाहर जाएगा ही नहीं, वो मोर्चे में ही बंद होके बैठ जाएगा, उसकी मेंटलिटी डिफेंसिव हो जाएगी। तो इसलिए ऑफेंसिव मेंटलिटी बनाए रखने के लिए ये टास्क जो है ये हमेशा इन्फेंट्री बटालियंस में करते रहे हैं। और
मैं जब फौज में था तो हम इस बात में प्राइड लेते थे कि हम डोमिनेट करेंगे। मान लो अगर मैं जब सियाचिन में था तो मेरे लिए ये एक मैटर ऑफ प्राइड था कि अगर कभी फायर करेगा तो मैं करेगा, वो नहीं करेगा। मेरा इतना डोमिनेशन उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये जो डोमिनेशन है, अब आपने बना दी एक स्पेशल टुकड़ी भैरव कि ये काम करेगी, तो वो बटालियन को फिर किस लिए उसके लिए तैयार होना है? अच्छा। या अगर वो भी करेगा और ये भी करेगा तो आप डुप्लीकेशन क्यों कर रहे हो? क्या आप इतने अमीर हो कि आप डुप्लीकेशन करोगे? सोचिए ना। अब क्या है कि अब आप पाकिस्तान एलसीबी और हमारी भैरव को देखो तो उनकी तो मैंने बताया ना एक प्रॉपर बटालियन है लगभग 700 सैनिकों की। हमारे बता रहे हैं जो प्रेस रिपोर्ट आ रही है 250 के आसपास की। अब देखो कोई भी सैनिक टुकड़ी है ना, उसको अपना रोजाना का रूटीन काम चलाना पड़ता है। आम जनता के जहन में तो ये होता है भाई सिपाही है तो हमेशा अपनी बंदूक लिए खड़ा है। खड़ा नहीं है भाई, वो रोटी भी खाता है, उसको आराम करने का भी होता है, उसकी पे आनी है तो उस पे के लिए डिमांड भी जानी है, तभी भारत सरकार का जो फाइनेंस वाले हैं वो पे रिलीज़ करते हैं। उसको इंक्रीमेंट मिलना है तो उसके भी उसको डिमांड करनी है। दूसरे उसको रोटियां भी मिलनी है, अगर उसको बुखार हो गया तो उसको दवाई भी चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए एक यूनिट बाहर वालों पे डिपेंड नहीं कर सकती कि कोई क्लर्क बाहर से आएगा वही आपके जो डॉक्यूमेंटेशन जिसको आप कहते हो सर्विस रिलेटेड वो करेगा, कोई बाहर का ही डॉक्टर। आप एक यूनिट खड़ी कर रहे हो जिसको आप ऑफेंसिव टास्क में एम्प्लॉय करना चाहते हो और उसके बाद डॉक्टर ना होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो पूरी यूनिट बेसिकली आत्मनिर्भर होगी, हर चीज में होनी चाहिए। हाँ। एक लेवल ऑफ वो उसके होना चाहिए उसके पास। अगर स्टोर्स हैं तो उन स्टोर को कोई रखने वाला भी तो चाहिए ना, उनकी अकाउंटिंग। ऐसे ही थोड़ा है कि स्टोर पड़े रहेंगे। तो आप ये कह रहे हो कि भाई जो मेन काम है, जब हम आर्मी एक यूनिट में इतनी सारी आत्मनिर्भरता भरती है कि भाई डॉक्टर भी उसके पास, इंजीनियर्स भी हैं, हर चीज़ के लोग हैं, और आप एक काम कर रहे हो कि उसका जो मेन काम है इन्फेंट्री बटालियन का, तो उसको उसका कोर एरिया ही निकाल के आप किसी और को दे दे रहे हो। अब क्या है ना कि इसमें उसका मेन काम परफॉर्म करना है, उन लोगों को उस काम पे फोकस रखने के लिए आपको ये सपोर्ट चाहिए। हाँ। अगर ये सपोर्ट नहीं होगी तो वो लोग खुद का काम करेंगे ना, वो रोटी अपनी बनाएगा ना। हाँ। फिर वो पहरा नहीं दे सकता ना। सही बात। अगर उसके बाद कुक नहीं है तो वो रोटी अपनी खुद बनाएगा, फिर खाए तो गा, भूखा तो नहीं रह सकता। तो ये एक, जब आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने लगते हो तो आप एक नंबर पे पहुंचते हो। और मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि 250 वो नंबर नहीं है। अच्छा। 250 आदमियों की टुकड़ी अकेले काम नहीं कर सकती, वो हमेशा किसी ना किसी और पे ही निर्भर रहेगी। अच्छा, आप ये कह रहे हो। ये मेरा प्रोफेशनल जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं चैलेंज करता हूँ किसी को, कोई भी आ जाए और 250 बंदों की एक बैटल इफेक्टिव यूनिट खड़ी करके दिखा दे। नहीं हो सकता। इसमें कमियां होंगी, स्पेशली लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस होनी ही होनी है। अब तो फिर ये ऐसी यूनिटें कैसे खड़ी हो रही हैं? यहाँ पे अगेन वी कम टू लीडरशिप, कि कौन सी लीडरशिप है जो इस टाइप की सोच रखती है। ये वो लीडरशिप है जो ये भैरव बटालियन आज के दिन इन्होंने जैसी बनाई है, वो सिर्फ रिवेंज टैक्टिक्स और काउंटर इंसर्जेंसी के लिए है। अच्छा। उसी में काम, जो मेरा प्रोफेशनल नॉलेज एक्सपीरियंस है, मैं ये कहता हूँ कि ये दो ही जगह इस्तेमाल हो सकती हैं। रिवेंज टैक्टिक्स जिनकी वैल्यू एक्चुअली प्रोफेशनल आर्मी में 0 होती है। रिवेंज टैक्टिक्स मतलब जैसे कोई एग्जांपल? जैसे भारत में ये सेलिब्रेट नहीं हो रहा, उरी फलाना ढिमकाना, उन्होंने आके तुम्हारे 20 मारे, हमने जाके उनके 40 मार दिए। ये रिवेंज टैक्टिक्स है। स्ट्रेटेजिकली आपने कुछ नहीं अचीव किया। पाकिस्तान अब भी वही कर रहा है, कल भी वही कर रहा था। पहलगाम हो गया, आपने सिंदूर कर दिया, कल को फिर कुछ हो जाएगा, फिर आप कुछ करोगे। दीज आर रिवेंज टैक्टिक्स। दिस इज नॉट द वे अ प्रोफेशनल सोल्जर फाइट्स। A professional soldier will go back to the government and say, listen, we must have some decisive action which will deter the enemy. ये थोड़ा ये है कि ये तो उसकी कैपेबिलिटी भी है। हमने उसके 2 मार दिए, वो भी हमारे 2 मार देगा, 2 नहीं तो 1 मार देगा। रिवेंज, मैं
पाकिस्तान या चाइना के सोल्जर से इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है। मैं प्रोफेशनल सोल्जर हूँ, मेरे को उससे लड़ाई इसलिए लड़नी है कि वो जो मेरा कंट्री है, मेरा जो लाइफ स्टाइल है, मेरे जो वैल्यू सिस्टम है, मेरी जो सिविलाइजेशन है, वो उसको खतरा कर रहा है। मैं उसको वहाँ डिफेंड कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मिस्टर शी नाम का कोई सैनिक मेरे से पर्सनली दुश्मन है या कोई अब्दुल रज़ाक नाम का पाकिस्तानी मेरा पर्सनल दुश्मन, ऐसा नहीं है। तो रिवेंज टैक्टिक्स का उसमें कोई वो नहीं है रोल। मेरे डिसीजंस जो होने चाहिए वो देश के हिसाब से होने चाहिए, ना कि तो ये अब यूनिटें हैं, ये हैं इन्हीं दो कामों के लिए। 250 आदमी यही काम कर सकते हैं। कहीं कोई पोस्ट है जो थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि इसका काम ढीला है, ये अपनी पहरा भी अच्छी तरह से नहीं देते हैं, कभी वो निकल पड़ते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो हम इनको रेड करके ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपने भेज दिया। अच्छा, बड़े लेवल पे आप इनको भेजो कि आप जाइए और जो ऑब्स्टेकल है, मेन डिफेंस है, उसके पीछे जाके और आप एक ब्रिज को होल्ड कीजिए और आपको वहाँ पे 6 दिन तक होल्ड करे रखना है, तब तक हम पहुँच पाएंगे? नो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। उसके लिए यू नीड अ लार्जर फोर्स विद मोर कैपेबिलिटी। या फिर इनको आप लगातार इतनी ज़्यादा आर्टिलरी और वो सपोर्ट देने की कोशिश करोगे तो फिर इनको भेजने की क्या ज़रूरत है, आर्टिलरी और एयर से ही कर लो वो काम। तो एक तो ये रिवेंज वाला हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो पैरा एसएफ की कैजुअलिटीज़ इतनी हुई हैं पिछले 5-6 साल में, बालाकोट और पहलगाम के बीच में जो 50 से 60 लोग हमारे जो हैं जवान जो वीरगति को प्राप्त हुए, वो उसमें एसएफ के सोल्जर्स बहुत ज़्यादा थे। तो क्या एक तरीके से वो भी है कि भाई पैरा एसएफ के लोगों को ना भेज के, जो उनका काम नहीं है, कोई टेररिस्ट घुस के आ गया उसको मारना उनका काम नहीं होना चाहिए, उनका ऑफेंसिव काम है वहाँ पे जाके, और जो आरआर के सोल्जर्स हैं जिनके जुरिस्डिक्शन बेसिकली वो है उस एरिया में, उनको ऑपरेशन डालने चाहिए। पर पता नहीं क्यों पैरा एसएफ का इतना यूज़ किया जा रहा है। तो क्या एक पैरा एसएफ का अल्टरनेटिव जो है भैरव बटालियन, वो काम करेंगे काउंटर इंसर्जेंसी का? बात तो वहीं आ गई घूम फिर के, वही आगे है। तो सैनिक ये भी कोई सा भी मरे, चाहे वो भैरव वाला मरे, चाहे वो एसएफ वाला मरे, मर तो आपका सैनिक ही रहा है। और तो, पैरा एसएफ वालों की तो ट्रेनिंग और वो सब इक्विपमेंट उससे अच्छा ही होगा भैरव वालों से। हाँ, मेरे ख्याल में होगा, तभी तो इनको बनाया है भैरव को। अगर वही चीज़ है तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन इसका इलाज वही, वी कम बैक टू दैट, कि इसका इलाज ये नहीं है कि आप ऐसे नए टुकड़ियाँ खड़ी करो, आप उस इन्फेंट्री बटालियन को ही स्ट्रॉन्ग करो ना, जिसका ये काम है, जो रेड करना, पेट्रोलिंग करना, एम्बुश लगाना। आज के दिन भारतीय सेना में, और ये चीज़ हर कोई जो भी सैनिक बातों में ध्यान रखता है उसको सामने पड़ी दिख जाएगी। इसमें कोई, मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ कि मैं कोई ढूंढ के निकाल के ला रहा हूँ टॉप सीक्रेट। आज के दिन भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियन एक ट्रांजिट कैंप है, जहाँ लोग आते हैं और जाते हैं। क्यों? जितनी आरआर है, आरआर की जो सबसे ज़्यादा नफरी है वो इन्फेंट्री से आती है। 2 साल 2.5 साल के लिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। अब ये जो भैरव वाले हैं, ये इनका भी ऐसा ही होगा कि ये इन्फेंट्री बटालियन से जाएंगे फिर वापस। इसके अलावा बहुत से और, जिनको ईआरई कहते हैं बहुत की भाषा में, वो पोस्टिंग्स हैं जो इन्फेंट्री बटालियन से जाती हैं और आती हैं। अब आप अग्निवीर को नहीं भेज सकते हो इन पोस्टिंग्स पे, तो अब आप कहते हो कि 50% तो अग्निवीर हो जाएगा, तो आपने 50% सैनिकों को तो बंद कर दिया, वो तो जा ही नहीं सकते। वो जो बाकी बचे 50%, तो कोई आरआर में जा रहा है, कोई पैरा एसएफ में जा रहा है, कोई भैरव बटालियन में जा रहा है, और फिर वापस आ रहा है 2 साल के बाद, तो उसका उस बटालियन से क्या लिंक रह जाएगा? वो जो रेजिमेंटेशन था, वो जो आपसी तालमेल था, वो जो टीम स्पिरिट थी जो इकट्ठे रहने से खड़ी होती है, वो तो आपने डाइल्यूट कर दी। फिर आप ये ऐसी फोर्सेस खड़े करके उनको कह रहे हो कि अब हम इनसे काम कराएंगे। जैसे आप कह रहे थे एसएफ कुछ ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही है तो हम भैरव ले आएंगे। अरे भैरव से पहले तो वो आपकी बटालियन है ना, उसको ही आप स्ट्रॉन्गथन करो, इन्फेंट्री। हाँ, उसके अंदर जो आया सैनिक उसको वहाँ रहने दो 6, 8, 10 साल।
बहुत लोगों को नहीं पता है सर ये कि इन्फेंट्री क्या है और सारी जो यूनिट्स हैं वो क्या है। तो इन्फेंट्री इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या काम होता है इन अलग अलग यूनिट्स का? देखो, जो फौज का प्राइमरी काम है वो है कॉम्बैट। कॉम्बैट 2 आर्म्स हैं जो करती हैं। वो होती है इन्फेंट्री और आर्मर, टैंक। ये हैं जो कन्वेंशनल वॉर में कॉम्बैट करते हैं। इसके बाद होते हैं इनको सपोर्ट करने वाले, जिसके अंदर सबसे मेन है आर्टिलरी, जिसके पास बड़ी गन्स होती हैं, वो इनकी सपोर्ट में होते हैं। उसके अलावा इनको एयर थ्रेट से बचाने के लिए एयर डिफेंस है। इनको इंजीनियरिंग सपोर्ट, जैसे कहीं ब्रिज बनना है या कोई ऑब्स्टिकल बनना है स्ट्रॉन्ग, तो इंजीनियर्स हो गए। जो बैकवर्ड्स कम्युनिकेशन है, इनके इंटरनल कम्युनिकेशन इन्हीं की जिम्मेवारी होती है, लेकिन इनका हेडक्वार्टर से जो कम्युनिकेशन है उसके लिए सिग्नल्स होते हैं। इनको राशन पानी पहुंचाने के लिए आर्मी सर्विस कोर होता है। आमिनेशन और ऐसे स्टोर देने के लिए ऑर्डिनेंस होता है। इनके मेडिकल, उनको ध्यान में रखने के लिए आर्मी मेडिकल कोर होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, किसी भी युद्ध में 92% कैजुअलिटी जो होती हैं वो इन्फेंट्री की होती हैं। 92% आउट ऑफ 100। 6 के आसपास आर्मर्ड कोर की होती हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उनके नंबर कम है। 98%। बाकी जो फौज है उसकी 2% होती। ये कितने परसेंटेज होता है पूरी आर्मी का? जैसे हमारी आर्मी है उसका कितना परसेंटेज होगा इन्फेंट्री? लगभग 40%। 40%। सो यू कैन से कि ये कोर ऑफ कोर है। हाँ, ये 40% हो गए। लगभग 10-12% आपके ये हो जाएंगे आर्मर और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो जो कॉम्बैट आर्म्स है वो लगभग आधी फौज कॉम्बैट आर्म है। अच्छा। और लगभग 1/3 फोर्स जो हो जाएगी वो ये आर्टिलरी, एडी, ये हो जाएंगे जो कॉम्बैट सपोर्ट वाले हैं। और लगभग 20% हैं जो ये सर्विस लॉजिस्टिक्स वाले हैं। तो आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि ये जो आधी फौज है जो बेसिकली लड़ाई में जाती है, जब कोई लड़ाई आमने सामने वाली लड़ाई होती है, तो उसमें ये हमारे जो इन्फेंट्री वाले हैं जिनका मेन काम है लड़ाई लड़ना, कॉम्बैट का, उनको एक तरीके से खोखला किया जा रहा है। yes. ये इस तरीके के पहले कितनी सारी यूनिट्स बन गई हैं अलग अलग कामों के लिए। भैरव बटालियन हो गई, पैरा एसएफ हो गई, आरआर हो गई, और भी स्पेशल यूनिट्स और भी जगह हैं जहाँ पे जाते होंगे। तो एक तरीके से जो घर होता था एक तरीके से सोल्जर का, जो रेजिमेंट होती थी जिसके साथ मतलब नाम नमक निशान, जो निशान है उस रेजिमेंट का, उसका जो हिस्ट्री है, जिससे लोग इतने इंस्पायर होके बैटल क्राइज जो हैं वो भी वॉर क्राई जो है उनकी वो है, तो उससे इंस्पायर होके, और वो जो भाईचारा था उसमें, वो सबसे बड़ा एसेट होता था। तो एक तरीके से वही हमने ख़त्म कर दिया। ये ऐसे ऐसे छिन्न भिन्न करके सोल्जर्स को अलग अलग उनके वो बना दिए। तो फिर इन्फेंट्री जो है, जो सबसे कोर पार्ट है आर्मी का, वही वीक हो रहा है। बिल्कुल। ये बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये डिसीजन भी ऐसी लीडरशिप का है जिसकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है ना, वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हुई है, एलसी पे डिप्लॉयमेंट में हुई है। तो उन्होंने इसी लेवल के ऑपरेशन देखे हैं। उनको बस यही पता है, हाँ 1-2 कंपनी से, भाई आपको 4-5 टेररिस्ट मिल गए तो एक कंपनी तो बहुत है उनके खिलाफ, घेर लो, आज नहीं तो कल मार दोगे, 3 दिन तक घेरे रखो, 4 दिन घेरे रखो। तो इन्होंने इस टाइप के, इनका एक्सपीरियंस है, इनको कोई आइडिया नहीं है जो कन्वेंशनल या लॉन्ग ड्यूरेशन सस्टेन्ड वॉर है। एक कुछ दिन पहले तक पूरे भारत की ये जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें ये सिविलियन भी शामिल हैं जो अपने आप को सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं, आप इनका यूक्रेन रशिया वॉर से पहले की राइटिंग पढ़ लो तो शॉर्ट वॉर थी। हाँ बिल्कुल, कि 3-4 दिन का युद्ध होना है। एक चीफ साहब आए थे, उन्होंने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाई थी। ऑपरेशन पराक्रम वाजपेयी के टाइम में हुआ था ना, ये चले गए लेकिन कुछ नहीं किया, वापस आ गए। तो उन्होंने कहा जी हम इसलिए नहीं कर पाए कि पाकिस्तान भी इतनी देर में तैयार हो गया था। तो अगली बार हम कोल्ड स्टार्ट करेंगे। कोल्ड स्टार्ट क्या करेंगे कि जी हम जल्दी से जाके और अलग अलग जगहों पे ना छोटे छोटे उनके टुकड़ों पे कब्जा कर लेंगे। फिर क्या करोगे भाई?
मतलब ऐसे ही हर जमीन थोड़ा ही इम्पोर्टेंट होती है। आपने जाके उसका कुछ पकड़ भी लिया, कुछ हिस्सा, मान लो आपने लाहौर के सामने इछोगिल कनाल है, उसके ऊपर उनका मेन डिफेंस है, वो तो बहुत, चलो वो पकड़ लिया, पर उसकी जो वैल्यू है, इछोगिल तो पहुंच ही नहीं पाओगे कि इछोगिल पे तो बैठा है। हाँ। मान लो आपने इछोगिल से आगे जो उसका गांव है वो पकड़ लिया, अब क्या फर्क पड़ गया भाई? और उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी ना जो कि राजस्थान में किसी गांव को पकड़ लोगे। वो ये दोनों करेंगे ना। हाँ। तो कोई इनका, दीज आर मीनिंगलेस ऑपरेशन, दीज आर द रिवेंज टैक्टिक्स और अननेसेसरी वेस्टेज, दीज आर products of a trial mind which has no idea, no intellectual depth. They are the people who think of these kind of things. So you see the difference is, that's why I brought these books. Here is Sundarji, General Brass Tacks. He was a man who, talked of dividing Pakistan into two. ये आज के दिन ना, दैट वॉज ए स्ट्रेटेजिक थॉट। मतलब पूरा हो या ना हो वो एक अलग बात है, वो तो युद्ध में पता लगेगा, बट एटलीस्ट द मैन थॉट ऑन अ ग्रैंड स्केल। ही वॉज ऑडेशियस इनफ टू थिंक ऑन ग्रैंड स्केल। एक और इंटरेस्टिंग बात इसी से जुड़ती है, मैं सुंदर जी का जिक्र किया, ईस्ट, अभी वो फिर से जनरल मनोज नरवणे की किताब पे हम आते हैं, उसमें एक वो चैप्टर है ईस्ट लद्दाख में क्या हुआ। कि जी मैंने पूछा कि वो उनके टैंक हमारी तरफ आ रहे हैं, हम क्या करें, और मेरे को इतने घंटे के बाद बोला गया जो मर्जी आए करो, जो उचित समझो करो, और उसके बाद फिर मैं बैठ गया। नहीं, मेरे को आई वॉज हैंडेड अ हॉट पोटैटो, और उसके बाद फिर मैं बैठ गया। हाँ। मैं सोच रहा था कि क्या मैं सच में युद्ध शुरू करूं, मतलब ये बोल दिया कि जो उचित समझो वो करो, उसके बाद मैं बैठ गया, मंथन करने लग गया कि भाई क्या पता मैं ये युद्ध शुरू हो जाए, कोविड चल रहा है, क्या पता हमारे पास लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ये सप्लाई चेन्स, इनका क्या होगा, दुनिया भर में क्या होगा, मतलब क्या क्या सोच रहे हो। अब वो कहता है आई वॉज हैंडेड ओवर ए हॉट पोटैटो। हाँ। भाई तेरे को प्रोफेशनल फ्रीडम मिला है, ये तो मैं इस बात में प्रधानमंत्री की बड़ाई करता हूं कि उसने कहा यार तुम्हारे को जो ठीक लगता है एज ए प्रोफेशनल करो। तो इससे बढ़िया जवाब आपको पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं मिल सकता। आप इसको कैसे हॉट पोटैटो कह सकते हो? इसी जैसा एक इंसिडेंट जनरल सुंदर जी के टाइम पे हुआ। सुमद्रोंग चू नाम की एक जगह है, चू का मतलब होता है नाला। तो सुमद्रोंग जो नाला है वो अपने ईस्ट में, वहाँ पे चाइनीज़ ने इनकर्जन कर लिया। तो सुंदर जी चीफ थे, वो गए 3 कोर में और उन्होंने पूछा भी तुम कैसे रिएक्ट करोगे, एंड ही टोल्ड देम दैट वी हैव टू रिएक्ट, और इनको यहाँ नहीं, ये यहाँ नहीं रुक सकते। तो उन्होंने अपनी प्लान बनाई कि जी हम जाएंगे, हमें इतने खच्चर चाहिए क्योंकि वहाँ पे रोड तो है नहीं, एमिनेशन वगैरह साथ में। कहता है यार तुम कहाँ खच्चरों की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर देता हूँ, हेलीकॉप्टर लेके जाओ। करा दिया ऑपरेशन, एक ब्रिगेड को उन्होंने एयरलिफ्ट कराया और चाइनीज़ को घेर लिया। ऊपर वाले जो उनके डोमिनेटिंग हाइट थी उनके ऊपर अपने भारतीय सैनिकों को उन्होंने लगा दिया। और उसके बाद उन्होंने ये बात रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को बता दी कि भाई सुमद्रोंग चू में हमने ये एक्शन लिया। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग में उनसे पूछा गया कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। ही सेड किस बात के बारे में? कि ये कहते ये मेरा काम है एज ए मिलिट्री लीडर, देयर वाज अ मिलिट्री थ्रेट, आई रिएक्टेड टू इट, यू डोंट लाइक इट, लुक फॉर माय रिप्लेसमेंट। That's exactly his words to राजीव गांधी। अब दिक्कत ये है ना कि वो व्यक्ति ऐसा था कि वो, उसको कोई डर नहीं है कि मेरे को कल हटा दो, मैंने तो ले लिया डिसीजन। आज वाले जो हैं उनको ये तो डर है ही कि कहीं कल मेरे को ना हटा दें। इससे ज्यादा बड़ा डर ये है कि रिटायरमेंट के बाद कुछ और ना मिलेगा। पर मुझे तो दोनों जगह पे ना पॉलिटिकल लीडरशिप की मेजॉरिटी दिखती है। मतलब यहाँ पे भी जब वो कहता है कि भी जो उचित समझे करो, और वहाँ पे भी राजीव गांधी भी ही से ठीक है, इट्स ओके, आपने डिसीजन ले लिया। तो एक्चुअली पर वहाँ पे जो मिलिट्री लीडरशिप है वो प्रोफेशनल है।
यहाँ पे जो मिलिट्री लीडरशिप है, जैसे आप कह रहे थे ना कि वो ये भी सोच रहा था कि उसकी ताई के सर में दर्द हो गया तो क्या हो जाएगा, और उसका फूफा नाराज हो गया तो क्या हो जाएगा। हाँ। फालतू की बातें फौजी काम के बजाय। तो ये जो है, ये है लीडरशिप की प्रॉब्लम्स। दिस इज माय मेन रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द लीडरशिप। दिस इज, इट इज नॉट दैट कि जनरल मनोज नरावने और जनरल रावत या जनरल मलिक या जनरल विज ये खराब व्यक्ति हैं, नहीं। एज इंडिविजुअल्स मैं इतना गहराई से तो इनमें से किसी को नहीं जानता, पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये अच्छे दिल वाले, नेक दिल इंसान हैं, और इन्होंने जैसा सिस्टम ने इनसे बोला उस हिसाब से इन्होंने मेहनत की है, और उस मेहनत का नतीजा है कि ये चीफ बन गए, इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो प्रॉब्लम इन लोगों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम के साथ जो ऑफिसर को ऐसा बनाता है, क्योंकि या जो इस टाइप के ऑफिसर्स को इतनी ऊपर लेके जाता है। टाइप तो क्योंकि नहीं, मैंने सर ये बहुत सुना है कि जो बहुत ही कैपेबल ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, वो ब्रिगेडियर लेवल तक जाके रुक जाते हैं ज़्यादातर। पता नहीं कितना सच है। नहीं एक्चुअली ना, ये तो मैं नहीं एग्री करूँगा। मेरे ख्याल में हम हमाम में सब नंगे हैं। अच्छा। कर्नल योगेंद्र सिंह और जनरल नरावने दोनों एक ही सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। वो मौके की बात है, वो वहाँ पहुँच गए, वो वहाँ रह गया। तो मैं आज के दिन कहूँगा मैं तो बड़ा 30 मार खा था, और वो शायद उस लेवल पे पहुँच के सब वैसे ही हो जा रहे हैं। क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, इसने प्रॉब्लम क्रिएट की है। ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है। आप देखो थिमैया जब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी और कृष्णा मेनन की नहीं बन रही है, जो रक्षा मंत्री थे, थिमैया ने एक ऑनरेबल काम किया कि अपना रेजिग्नेशन दे दिया। क्यों? उसने कहा भाई फौज को नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे और इसके बीच में पर्सनैलिटी क्लैश होता रहेगा, फौज के काम रुकेंगे, ये रक्षा मंत्री है, काम रुकवा सकता है, तो इससे अच्छा है कि मैं हट जाऊं। प्रधानमंत्री को लगा कि इसमें तो सरकार की वो हो जाएगी, बेइज्जती है, तो उसने थिमैया को कहा कि जी आप अपना वापस ले लीजिए। उनकी इज्जत रखने के लिए उसने वापस ले लिया। इस पूरी घटना में थिमैया ने अपनी ईगो को नहीं देखा, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को देखा। लेकिन थिमैया अपनी बात बड़ी स्पष्टता से और दृढ़ता से अपनी बात सामने रखता रहा, और उसके सामने फौज के साथ फालतू बात किसी ने नहीं की। उसने खुद भी नहीं शुरू कराई, उसने कहीं जाके नहीं बोला कि अग्निपथ शुरू कर दो। आप आ जाइए, उसके बाद जनरल JN चौधरी आर्टिकल लिखते थे वो एज चीफ न्यूज़पेपर्स में। आज भी उन न्यूज़पेपर्स में उनके आर्टिकल आपको मिल जाएंगे गूगल पे। और यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरी बुक को नहीं पब्लिश होने दिया गया। अरे आप चीफ हो यार, आप भी देश को अपनी बात नहीं बताओगे, और आपको भी ये नहीं पता कि सीक्रेट क्या है और नॉन सीक्रेट क्या है, तो फिर किसको पता है? और नहीं, बात ये है ना कि अभी तो ये कहा जा रहा है कि मैंने बुक लिख दी, बुक नहीं छपने दे रहे, तो इंटरव्यू में बोल दो। बात ही तो बोलनी है ना, बात बोलनी है, नहीं बोल रहे, और नहीं तो फिर बात तो वो बात ही करनी बंद कर दी, छापना शुरू कर दिया, फिक्शन छापना शुरू कर दिया। और वो भी ऐसी, वो जो है ना, हम कैप्टन या मेजर के तौर पे इन बातों को शाम को बैठ के हंसते थे कि अरे ब्रॉड एरो क्यों है, ये उसमें ये ट्रेडिशन क्यों है। ये अच्छी बात है, यंगस्टर्स को पता नहीं, चीफ उन पे किताब लिख रहा है, ये कोई लेवल हुआ। तो जो चौधरी जो थे वो लिखते थे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे कि मैं जो बात लिख रहा हूँ, पहली बात तो वो बात लिखने से देश का हित है, और दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर चर्चा होनी ज़रूरी है। उनको क्रिटिसिज्म से भी डर नहीं लगता था, और उनको बात कहने में भी झिझक नहीं थी, क्योंकि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस था। सैम मानेकशॉ की तो बात बहुत होती है, RK नानावती, जनरल सिन्हा, ये सारे लोग उनके मुकाबले में इनकी ये NC विज की ऑल अलोन इन द रिंग, जैसे मैं ही हूँ जिसने सब कुछ कर दिया और कोई नहीं, अलोन इन द रिंग, बस मेरा ही है सारा। इट्स आर्मी इज अ टीम। तो अब इनमें जब आप इनके बीच में फ़र्क देखते हो ना, मलिक, विज, नरावने, रावत,
ये प्रोडक्ट हैं एक क्लोज्ड सिस्टम ऑफ ग्रोथ का, मोस्टली सैनिक स्कूल, एनडीए एंड फौज। अब इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि पहले दिन से आपका इनिशिएटिव एंड योर क्वेश्चनिंग इज कर्ब्ड, यू आर पुट इनटू अ रेजिमेंटेड सिस्टम। जो आपका ग्रोथ पीरियड है इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल बोथ, वो इट गेट्स यूनिफोकस, और इन सब जगहों पे फिजिकल गेट्स प्रेसिडेंस ओवर इंटेलेक्चुअल। आई एम नॉट सेइंग फिजिकल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंटेलेक्चुअल डेप्थ इज क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट। ये जितने भी जर्नल्स हैं ना, आप देखोगे जो हमारे आउटस्टैंडिंग जर्नल्स हुए हैं, दे हैव कम थ्रू दैट नॉर्मल रूट ऑफ कॉलेज एंड फौज। अच्छा। या दे केम थ्रू द रैंक्स, जैसे जनरल सगत सिंह है, who was thought to be one of the best in 1971 war. Best chief India never had. जनरल के सिंह थे, महावीर चक्र, जो सेंट्रल आर्मी कमांडर रिटायर हुए। सेंट स्टीफन से ही वॉज वन ऑफ द टॉपर्स। उसके बाद एक सवार के तौर पे वो भर्ती हुए, वहाँ से कमीशन लिया और फिर वो बने। आर.के. नानावती है, कॉलेज फौज, वेरी हाई रेपुटेशन। सुंदर जी, कॉलेज फौज, वेरी हाई रेपुटेशन। के राव, कॉलेज फौज, वेरी हाई रेपुटेशन। सैम मानेकशॉ, तिमैया, सिन्हा, ऑल ऑफ देम। 1990 के बाद से all the chiefs and the top hierarchy army commander level have come from Sainik School, NDA, that route. And that is where you find the absence of intellectual depth and the ability to stand up for what is right. देखो क्या होता है ना कि एक वो होता है जो जहाँ पे भी पावर है, कहीं पे भी जहाँ पे भी पावर है, तो पावर नेगोशिएट होती है, चाहे वो नेशनल लेवल पे है, चाहे वो एक परिवार में है। एंड द बेस्ट इज नॉट रूलिंग विद अ विप, बट रूलिंग विद कंसेंसस, बिल्डिंग अप। तो आप अपने, जैसे अब हम बात करें अगर नेशनल लेवल पे, तो दे आर डिफरेंट प्लेयर्स। ब्यूरोक्रेसी, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी इज अ प्लेयर, पॉलिटिशियन इज अ प्लेयर, यूनिफॉर्म्ड पीपल आर अ प्लेयर। अब इसके अंदर जो आर्मी वाले हैं, ऑफिसर है, फ्रॉम सीओ ऑनवर्ड्स, उसके दो रोल हो जाते हैं। एक तो वो यूनियन लीडर है, क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है फौज का, उसके अंदर किसी को चेन ऑफ कमांड तोड़ने की तो अथॉरिटी है नहीं, तो उनके लिए बोलेगा कौन? एक यूनिट के जवान के लिए कौन बोलेगा? उसका सीओ बोलेगा। इसी तरह आर्मी के लिए कौन बोलेगा? उसका चीफ बोलेगा। तो अगर आपको पे अलाउंसेस, टर्म्स ऑफ सर्विस ये डिसाइड करनी है, तो वहाँ वो एक यूनियन लीडर के तौर पे काम कर रहा है। ये उन पूरी यूनियन से वो फीडबैक लेगा और उसको नेगोशिएट करेगा। अगर फिर उसका एक है एज कमांडर, जब वो आदेश देगा तो सबको वो आदेश मानना पड़ेगा। वो लीगल अथॉरिटी उसके पास इसीलिए दी हुई। अब इसके अंदर जब वो इन बाकी प्लेयर्स, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन के साथ बैठता है, तो ही इज़ नॉट एग्जैक्टली द सबॉर्डिनेट। उस लेवल पे आके आप एग्जैक्टली सबॉर्डिनेट नहीं रह जाते हो कि यस सर, हाँ 3 बैग्स फुल सर, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट देखने हैं और उनको सेफ गार्ड करना है, जहाँ तक कि वो देश को नुकसान नहीं पहुँचा रहे। तो इसमें आप कोई भी गलत आदेश आप एक्सेप्ट कर लो, जैसे कारगिल के टाइम में मलिक साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम LOC नहीं क्रॉस करेंगे। क्यों भाई? टैक्टिकल लेवल पे ज़रूरत पड़ेगी तो क्रॉस करेंगे। हमारे सैनिकों की अगर हम सीधा जाएंगे, मान लो 100 कैजुअल्टी होनी है और हम पीछे से हमला करें या दाहिने बाएं से करें तो 50 होनी है, लेकिन उसमें LOC क्रॉस होएगी तो होएगी। हाउ कैन अ पॉलिटिशियन से कि तुम ये नहीं करोगे?
You see, that's a military thing, and that is where a commander's job comes. Okay, sir, thank you, but this is my job. तो ये जो चीज़ें ये नहीं कर पाए. इट शोज़ के इनके अंदर ना वो जो सैनिक स्कूल वो वाला जो रास्ता है जिसने इनको वो यस सर वाला दिया है, दे हैव डोंट हैव अ वाइडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाउ अ सोसाइटी वर्क्स, बिकॉज दे हैव लिव्ड इन अ कुकून. उनको आटे दाल का भाव नहीं पता है, उनको ये नहीं पता है सोशल डायनेमिक्स कैसे काम करते हैं, सैनिक का मोराल बाहर की बातों से कैसे इम्पैक्ट होता है, उसके लिए लॉन्ग टर्म जॉब कितना ज़रूरी है. और ये अब आपने एक चाहे वो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स का टर्म्स ऑफ सर्विस हैं, चाहे इन अग्निवीर की टर्म्स ऑफ सर्विस हैं, इनसे रद्दी टर्म ऑफ सर्विस हो नहीं सकती. आई एम टेलिंग यू, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर तो बहुत दिनों से चीट होता रहा है, अब ये जवान भी चीट होने लग गए. हाउ कैन यू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ टर्म्स ऑफ सर्विस? नहीं, तभी तो ये इतने इश्यूज आ रहे हैं कि भाई जब चीफ जो है वो बार बार आर्मी के जो इंटरेस्ट हैं, जवानों के इंटरेस्ट हैं, जो ऑफिसर्स के इंटरेस्ट हैं, वो बार बार एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. और उसके बाद भी अगर आप कोई भी चीफ नहीं बोलता, ऐसा नहीं है कि एक चीफ नहीं बोला दूसरा बोल रहा है, नहीं, रिटायरमेंट के बाद तक नहीं बोल रहे हैं लोग. देखो, ये कहते हैं कि हर बात पे तो रिज़ाइन नहीं किया जा सकता. यस, आई एग्री कि हर बात पे तो रिज़ाइन नहीं किया जा सकता, और कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो ऐसे होते हैं कि सुबह हुए शाम को भूल गए. लेकिन कुछ होते हैं फंडामेंटल. आप अपने फंडामेंटल इंटरेस्ट को कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हैं? और बात ये भी है सर कि ये सरकार ऐसा नहीं है कि उसके बहुत ज़्यादा हार्ड कन्विक्शन है किसी मामले में. खास जैसे मान लो हम अग्निवीर की बात करते हैं, उन्होंने एक डिसीजन ले लिया, अगर आर्मी चीफ स्टैंड ले लेते तो नहीं आगे बढ़ते, नहीं होता, नहीं बढ़ सकते थे. जहां इनके सेल्फ इंटरेस्ट है ना वहां वो नहीं हो रहा है. हाँ. आप कितने साल हो गए थिएटराइजेशन नहीं हो रहा है. हाँ, बिल्कुल. क्योंकि इनके अपने ईगोज वहां पे आगे आ रहे हैं. देश का तो फायदा है थिएटराइजेशन में. कहीं एयरफोर्स वाले को लगता है कि उसकी पावर कम हो जाएगी, उसकी अथॉरिटी कम हो जाएगी, कहीं किसी और को लगता है, और वो नहीं हो रहा है. तो इनके जहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट है वहाँ पे ये खूब कर रहे हैं, जहाँ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है उसको ये सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. और वही है ना, मतलब मोर फेथफुल देन द किंग, वो दिखाने के चक्कर में. हाँ. अगर ये स्टेप ले लें तो सरकार भी सोचेगी, हाँ यार, अगर ये सरकार इतना सोचेगी कि भाई अगर आर्मी का चीफ ये कह रहा है कि टेकिंग अ स्टैंड, तो किसी बात पे स्टैंड ले रहा है तो हमको दोबारा सोचना चाहिए इस पे. होता है दिस इज नॉट कॉमन थिंग ना. ऐसा होता और है. उससे भी ज़्यादा वो ये भी सोचेंगे कि भाई अगर कल को ये बाहर आती है ये बात तो हमारे ऊपर ही गलत वो पड़ेगा. हाँ. तब तो आपने कर दिया कि हाँ जी हाँ ठीक है, चलो अच्छा है, ये मैं एग्री नहीं करता बट ठीक है कर लो. और उसके बाद फिर किताब लिख रहे हो, जब आपको सीडीएस नहीं बनाया जाता है तो कुछ और लिख देते हो आप, और फिर आप उसको उसमें से यू वांट टू रिगल आउट ऑफ इट. नहीं, तो कम से कम एक जो बात लिख दी भाई उस पे तो स्टैंड. अब कह रहे हैं कि नहीं फुल फ्रीडम था. तो फुल फ्रीडम था तो हॉट पोटैटो को फुल फ्रीडम कौन बोलता है भाई? तो ये मतलब बहुत ही और ये हर एक मतलब इंस्टीट्यूशन में हो रहा है. बट बहुत ऑफिसर्स का, बहुत जवानों का एक बहुत बड़ा कंप्लेंट है कि एक नॉर्मल जो पुलिस वाला भी है वो भी दो बार नहीं सोचता है, कि देखता नहीं है कि भाई किससे आप डील कर रहे हो. इसलिए सारे इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं आर्मी. I'll tell you what, very interesting. I think we can end with that. हाँ. एक बार ना नेपोलियन का शुरू जब हुआ था, उसका सक्सेसफुल करियर एज अ जनरल स्टार्ट्स विद इटली. उन्होंने इटली पे हमला किया था. तो कल की बात है, मतलब कल उसकी एनिवर्सरी थी. तो उस कैंपेन की, तो उन्होंने कई विजय एक के बाद एक विजय हासिल कर ली थी. लेकिन ये लड़ाइयाँ इतनी एक के बाद एक हुई थी कि इवन खाना बनाने का बीच में समय नहीं मिल रहा था. तो किसी दिन एक दिन का खाना मिल गया, किसी दिन ऐसे खाना मिल गया. तो इस हालत में थे. और वो मिलान नाम का शहर है, वो उनके सामने है, कोई इटालियन डिफेंडर वहाँ पे नहीं है, और वो उसका जो चाहे कर सकते हैं उस शहर का. तो उस हालत में नेपोलियन अपने सैनिकों को संबोधित कर रहा है. तो मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ उसकी मॉरल अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं. सो लेट मी रीड इट आउट टू यू.
1796 अप्रैल 26, Bonaparte addresses an exhausted but galvanized army. Soldiers, in 15 days, you have won 6 victories. You have won battles without cannons, taking bosom steps without shoes. एल्प्स में घूम रहे हैं, बगैर पाँव में जूते नहीं हैं. Often without bread. But soldiers, you haven't done anything since you have yet to do. लेकिन जो अब तक हुआ है उससे ज़्यादा तुम्हें करना है. Neither Turin nor Milan belongs to you. There is a condition. Respect the people you deliver. Looters will be shot mercilessly. At this stage, he is reasserting the purity of arms. He is not celebrating, oh, चलो अब हम मिलान को लूट सकते हैं या वो टुरिन को कर सकते हैं. He is now referring back to purity of arms. कि you are soldiers, you are not mercenaries, you are not riffraff. So I have taken so much from you. तुम्हें भूखों को लड़ाया है मैंने, तुम्हारे को आर्टिलरी सपोर्ट के बगैर हमला तुमसे कराया है. ये कुछ भी नहीं है, मैं और भी कराऊंगा और तुम्हें सैनिक बने रहना है. ये जो अथॉरिटी आती है ये तभी आती है जब आपके अंदर जो मॉरल करेज है वो दिखता है आपके बाकी जो पावर प्लेयर्स हैं उनके साथ इंटरप्ले में. जैसे नेपोलियन का उस समय की जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसके साथ इंटरप्ले जो था उसमें वो दिखता था कि. तो आज हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, वो नहीं दिखता है. और वो इसलिए नहीं दिखता है कि हमारी लीडरशिप का एजुकेशन, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये 4 चीज़ें होती हैं. एजुकेशन हमें चाहिए एजुकेशन इन प्रॉपर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बिफोर दिस मैन इज़ कमीशन्ड. ट्रेनिंग के दौरान भी हमें उसको ये नहीं चाहिए कि उसको AI सिखाना है, हमें उसको कैरेक्टर की ट्रेनिंग. 90% ऑफ द ऑफिसरशिप इज़ कैरेक्टर. हमें उसकी बिल्ड करना है कैरेक्टर ट्रेनिंग के दौरान, कि वो जब डिफ़िकल्टी में है तो शॉर्टकट ना ले, वो जब कोई बात बोले तो उसको फॉलो अप करे. ग्रूमिंग जब यूनिटों में आ रहा है, आज के दिन समय नहीं है उनके पास ग्रूम करने का, क्योंकि हर कोई काम दिखाना चाहता है. सब ऑफिसों में बैठे रहते हैं. एक लेफ्टिनेंट फाइल उठाए घूम रहा है. एक कॉम्बैट यूनिट में सुबह 6 बजे से 12:30 बजे तक कोई भी व्यक्ति बैरक के अंदर या ऑफिस में नहीं होना चाहिए. वो ट्रेनिंग एरिया में होना चाहिए. सुबह PT करे, फिर ट्रेनिंग करे. 12:30 से काम फौज का लिखित पढ़ित का यूनिट लेवल पे 1-1.5 घंटे का ही होना चाहिए. और उसके बाद शाम को गेम्स. और मेरे ख्याल में प्रॉपर गेम इन विच एवरी सोल्जर टेक्स पार्ट आर मोर इम्पॉर्टेंट देन राइटिंग अ ब्यूटिफुल पेपर. दे मस्ट be at the unit level physically fit and strong character. उनको पता होना चाहिए ये काम मिलेगा मैं कर दूंगा, उतना कॉन्फिडेंस. when he grows higher he should have intellectual depth. तो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, हमारे कोर्सेज जो हैं दे हैव टू बी रिव्यूड. उनके अंदर जो इंटेलेक्चुअल aspect है that has to be given far great. It's a total overhaul of system which is required. बट वो कैसे होगा कि जो ऑफिशियल हिस्ट्रीज़ हैं, जैसे अगर हम लें, चाहे 1999 की है कारगिल की, 65 की है, 71 की तो शायद उसके भी बहुत सारे लेसन्स होंगे, और 62 के तो ऑब्वियसली हैं ही. तो क्या हम जो मतलब विदाउट ग्लोसिंग ओवर द रियलिटी, चाहे 99 की हम सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छा विक्ट्री था, बट उसमें इतने सारे टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक एरर्स भी थे, तो क्या वो पढ़ाए जाते हैं? क्या वो लेसन्स दिए जाते हैं? कारगिल जो था, इट वाज एन एब्जेक्ट फेल्योर एट स्ट्रेटेजिक लेवल एंड आवर सोल्जर्स शुड नो. 1965 में पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया कश्मीर में, वो प्लेन्स में हमला नहीं करना चाहते थे. उनका एम था कश्मीर, और वहाँ पे उन्होंने 65 में किया हमला. उसके जवाब में जनरल JN चौधरी ओपनड अप द वेस्टर्न फ्रंट इन IB सेक्टर. उससे एक तो उनका उधर से प्रेशर कम हुआ,
और दूसरा उनके जब यहाँ पे हम अंदर घुसने लगे, इछोगिल कनाल वगैरह पे पहुँच गए, तो उनके फिर वो जैसे अपने हरियाणवी भाषा में कहते हैं हरे फरे छूट गए। तो यू सी कारगिल, अगर मैं उस टाइम चीफ होता तो मैं तो कहता ये तो गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है। उस बेवकूफ़ ने शुरू कर दिया है, ख़त्म हम करेंगे, अब हम प्लेन्स में हमला करेंगे। तो या तो हमने इसलिए नहीं किया कि हमारे पास था नहीं, क्योंकि उस टाइम मलिक ने बोला था वील फाइट विद वॉट एवर वी हैव। तो अगर नहीं था तो उस हालत में चीफ की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो बात प्रेसिडेंट और संसद को पहुंचाए कि साहब मुश्किल है मामला, ये हमारे जो रिजर्व्स हैं एमिनेशन और उसके वो कम हो रखे हैं। तो दोनों हालत में उस समय या मतलब रिटायरमेंट के बाद ही बता दो। नहीं, उस टाइम ही उसको बोलना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूँ भाई कैरेक्टर तो उसी टाइम दिखता है ना, उसको उसी टाइम। चलो उस टाइम तो खैर पैनिक भी हो सकता है ना। पैनिक हो गया तो फिर जनरल क्यों पड़े? नहीं, पैनिक जनता में हो जाएगा और पाकिस्तान को नहीं, पता उस टाइम नहीं, उससे पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ, when you become chief, of course. हाँ, you should give a fair picture। हाँ, पहले कि साहब I am taking over the organization in this state, I want these। आप अकाउंटेंट को और ब्यूरोक्रेट को ब्लेम नहीं कर सकते। अकाउंटेंट की या डिफेंस सेक्रेटरी की जिम्मेवारी नहीं है कि आर्मी कॉम्बैट इफेक्टिव रहे, चीफ की जिम्मेवारी है। वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकाउंटेंट अगर नहीं दे रहे हैं, आप कम से कम उस बात को ऑन रिकॉर्ड लाओ, लोगों को पता लगने दो कि हाँ भाई ये हो रहा है और इसका ये असर होएगा। और ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि फुस करके बात बता दी। पर ये इसीलिए तो ये 3-4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर होता है और 1-2 दिन का बालाकोट होता है। शायद इसीलिए होता है कि हमारे पास वास्तव में वो जो 3-4 साल का युद्ध लड़ने की कैपेसिटी नहीं बची है। और अगर आप देखो पिछले 10-12 साल में, क्या मतलब पिछले 20 साल का उठा के देख लो डेटा, 2% जो GDP है उससे भी कम हमारा जो बजट है आर्मी का, बेसिकली आर्म फोर्सेस का, वो है। ठीक है, आप 4.5 लाख करोड़ एकदम आप लगाते हो, 2.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ के रफाल खरीदने का प्रपोजल रखते हो, बट यू टेक दैट एवरेज पिछले 20 साल का और पिछले 10 साल का ही देख लो, जो इतनी तारीफ़ें होती हैं सरकार की आर्म फोर्सेस के लिए, आप देखो कंसिस्टेंटली 2% से नीचे है। आप नंबर देखते हो कि हाँ ये 35,000 करोड़ था, 50,000 हो गया, 65 हो गया, लेकिन आप परसेंटेज देखो ना। देखो दुनिया तो बेवकूफ़ नहीं है ना। अब किसी भी देश में, मैंने इसकी एनालिसिस करी मेरी इस वो ट्रम्प बोल रहा है भाई 2% तुम नाटो में करो, 5% मांग रहा है वो, 5% मांग रहा है वो। इस बुक में मैंने इसकी एनालिसिस करी कि दुनिया के कौन से देश का, कई देश लिए मैंने जो डेवलप्ड या इम्पोर्टेंट देश हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, चाइना, पाकिस्तान, UK, रशिया, जापान, के इनके पहली बात तो भी इसमें से किसको कितना खतरा है, उसके मतलब सिक्योरिटी चैलेंजेस कितने हैं। उसके बाद देखा कि वो कैसे उन सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट कर रहा है, मतलब या तो वो खर्चा कर रहा है या उसने कुछ ऐसी संधियां कर रखी हैं, एग्रीमेंट्स कर रखे हैं कि कोई और उसको डिफेंड कर रहा है। जैसे जापान का उस टाइम, जब ये मैंने बुक लिखी तो उस टाइम जापान की जिम्मेवारी US ले रहा था, तो उनका जो डिफेंस बजट था वो 2% से कम था। इवन जर्मनी जो जिसकी जिम्मेवारी नेटो ले रहा है, एक तरह से US ले रहा है, उनका भी 2% से ज़्यादा था। इसका रशिया का 5% से ज़्यादा रहा है हमेशा। सेम इज़ द कंडीशन विद US। हमारे यहाँ पे कोई अकाउंटेंट फाइनेंस वाला बोल देता है नहीं जी 2% में काम से ही काम चल जाएगा, और उतना ही चल रहा है। इसका असर तो होना है। ऊपर से आप बोलते हो कि नहीं इनकी तो पेंशन बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ये सारी झूठ है। देखिए अमेरिका में अगर आप उनकी पे, पेंशन प्लस वेटरन बेनिफिट्स, जो वेटरन बेनिफिट है वो उन सैनिकों को देता है अमेरिका जिनकी पेंशन नहीं है। अगर आप इन तीनों को इकट्ठा करो ना, तो ये जो उनका टोटल बजट है डिफेंस प्लस वेटरन वाला, वेटरन का बजट उनका अलग से है, तो डिफेंस प्लस वेटरन बजट को आप इकट्ठा करो और उसकी परसेंटेज निकालो कि ये जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है ये कितना है, इट कम्स टू समथिंग लाइक मोर देन 40%।
वही अपने यहाँ पे है। तो विथ 2%, अगर ये हमारा डिफेंस बजट 3 या 3 से ऊपर हो जीडीपी का, तो अपने आप ही 40 से नीचे परसेंटेज बन जाएगा, वो 30% आ जाएगा। जब उसको बढ़ाओगे नहीं तो कल को 60 भी हो जाएगा। अब ये तो एक तरह से ये ना तो उल्टा सिस्टम कर रखा है कि पहले तो उसको खाने को मत दो, उसकी रोटी कम कर दो, फिर यूं कहोगे यार देखो ये तो 2 रोटी तो यही खा गया, इस दूसरे के लिए तो 1 ही रोटी बची, अरे तूने दिए 3 थी। तो ये जो है ना चल रहा है देश में अकाउंटेंट मेंटलिटी। या चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत एजुकेटिव था। और आई होप कि जो लोग हैं सत्ता में बैठे हुए वो इन सब इश्यूज़ पे थोड़ा ध्यान देंगे, और ख़ासकर जो आर्मी में जो लोग जिनकी वॉइस है, जो लीडरशिप में आ रहे हैं, वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाएं कि भाई हमको जो स्टेप लेने चाहिए कुछ। ये सारे काम चीफ कर सकता है। मैं बता रहा हूँ, आप अगर ये चीफ अब इन्होंने जो है ना वो ऑफिसर्स इनटेक को स्क्यू कर रखा है इन फेवर ऑफ एनडीए। अगर ये उसको ही करेक्ट कर दें ना कि एनडीए टीएस जो मतलब लॉन्ग टर्म वाला है, जो सैनिक स्कूल एनडीए टाइप रूट है, उसको 20-25% से ज़्यादा ना रखें। जो जवान से बनने वाले हैं वो आज के दिन 20% है, उसको 20% रखें, और बाकी 55% अगर वो नॉर्मल कॉलेजेस वालों से लें और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें। यूँ नहीं कि कहीं पे 9 महीने में बना दिया और कहीं पे 1.5 साल में बना दिया। एक प्रॉपर ट्रेनिंग पीरियड रखें ताकि वो सब के सब एक लेवल की ट्रेनिंग लेके आएँ। शॉर्ट सर्विस वालों की टर्म्स ऑफ सर्विस ठीक कर दें, तो काफ़ी हद तक ये जो इशू है इनका प्रमोशंस वाले भी हल हो जाएंगे अगर शॉर्ट सर्विस का अच्छा पैकेज होगा तो, और इनकी क्वालिटी ऑफ ऑफिसरशिप विल इम्प्रूव। फिर यूनिट्स में जो ग्रूमिंग वाला है, यूनिट को इनको इन्फेंट्री बटालियन एंड आर्मर्ड रेजिमेंट या कोई भी जो परमानेंट रेगुलर यूनिट है उसको खोखला ये ना करें। ये काम भी चीफ कर सकता है। जो आरआर वगैरह है उसको आप टीए में कन्वर्ट कर दो ना, मोदी जी भी खुश हो जाएगा। वहाँ पे वो 6 साल वाले आते जाते रहेंगे। वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी बतेरे बढ़िया हैं, वो हो जाएंगे जैसे। हाँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको आप कर सकते हो। भैरव है आपने रेज कर ली, पर अब उनको कम से कम लॉजिस्टिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट्स बना दो। 250 से काम नहीं चलेगा, 700-800 बंदों की यूनिट बनानी पड़ेगी आपको, तो बना दो। ये सारी चीज़ वो कर सकते हैं अपने इंटरनली, और करनी चाहिए, उनको ही फ़ायदा है। बट अगर मतलब वही बात है ना, लीडरशिप की जो इशू है, अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो ये हमको जो हम आज जो 5-6 प्रॉब्लम्स पे हमने बात की वो अगले आने वाले समय में 10-12 भी हो जाएंगी। यस। एंड देन आपने एक इंटरेस्टिंग बात लिखी कि फिर वो मुग़ल आर्मी जैसा जो हाल हो गया था कि सब अपने अपने काम में लगे हैं और किसी को स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। आप अगर शाह आलम की दिल्ली में घूम रहे होते तो आपको पता नहीं कितने किस्म के वो लांसेस के ऊपर झंडे लिए, कितने किस्म की रंगीन टोपियां पहने फौजी टुकड़ियां घूमती दिखती। आर्म्ड टुकड़ियां, फौजी तो नहीं कह सकते, आर्म्ड टुकड़ियां। यही हाल अपने आप 26 जनवरी को देख लो। वो पता नहीं कितनी टुकड़ियां आ रही हैं, किसी ने नीली वो साफा बांध रखा है, किसी ने पीला। तो उनका काम क्या है? सारे उसको डिफेंड करना। अंग्रेज़ों के टाइम में भारतीय सेना जो थी, इट वॉज अ पिवट ऑन विच द सिक्योरिटी ऑफ एशिया मूव्ड। जो यमन है वो हमारा हिस्सा था, इट वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। वो सारे हमने उसको, आज के दिन हम उस आर्मी को जो एक दैट इज कॉल्ड an army which can move out for campaigns and there is another army which is territorial, मतलब वो एक ही जगह रह के फाइट कर सकती है। धीरे धीरे हमारी आर्मी को हमने टेरिटोरियल डिफेंस की फोर्स बना दिया है। इट कैन नॉट मूव आउट ऑन कैंपेन्स। हमने कोर्स को बना दिया है, होल्डिंग कोर, स्ट्राइक कोर। होल्डिंग वाले का काम तो डिफेंस ही है, ऐसे थोड़ा। कोर इज अ कोर, इट कैन अटैक, इट कैन डिफेंड डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। वी शुड नॉट बी होल्डिंग। मैं तो ये कहता हूँ, वाई शुड वी बी होल्डिंग डिफेंस? पाकिस्तान शुड बी वरिड के अरे पता नहीं वो कहाँ घुस जाएगा।
आवर कोर्स शुड बी ऑल रेडी टू गो इन। तो वो माइंड सेट चेंज करना ज़रूरी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर कि ये सारे जो इश्यूज हैं ये रिजोल्व हो जाएं। एंड थैंक यू सो मच, आप ने इतना समय दिया और काफ़ी एजुकेटिव था। लोग आई होप कि इस पे सोचें रादर देन आउटरेजिंग, इस पे थोड़ा ध्यान से सोचें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आउटरेजिंग वाली कम्युनिटी तो आउटरेज करेगी, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।